हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आज हम नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं और वो भी ग्रामेटिकल पोर्शन से संबंधित। सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ग्रामर। इसमें हमने कल बात शुरू की थी और उसमें ये था कि भाई व्याकरण का जो रोल है इस भाषा रूपी वाहन को सही तरीके से चलायमान रखने हेतु जो हमें सहयोग करता है वो व्याकरण का सहयोग होता है कि भाषा एक वाहन है और उसका जो उसे सर्विस समय समय पर सर्विस देना या उसे सही तरीके से संचालित करना, उस जो काम होता है वो व्याकरण का होता है। तो व्याकरण औजार के रूप में, इक्विपमेंट्स के रूप में, औजार का मतलब है या यंत्र का मतलब है कि इक्विपमेंट्स का रोल है इसका। तो हमने कल बताया था कि हम सेंटेंस को मुख्य लेकर चल रहे थे। सेंटेंस हमारी मुख्य प्रॉब्लम है और सेंटेंस को हम किस तरीके से पढ़ें और सेंटेंस कैसे बन के आया। सेंटेंस से पहले हमने 2-3 बातें और सोची थी कि भाई सबसे पहला जो मूल फॉर्म है वो लेटर है, लेटर के बाद वर्ड है, वर्ड के बाद फ्रेज है, फ्रेज के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद कंपोजिशन है। तो सेंटेंस में हमने कल 2 बात लेकर चले थे हम। ये भी हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस को 2 भागों में लेकर चले थे हम। एक तो होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, और ये दूसरा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने पहला जो बिंदु हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, देयर कैन बी मैक्सिमम 8 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक वाक्य के अधिकतम 8 भाग हो सकते हैं, जिनमें से हम 8 भागों में जो थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा की थी, क्योंकि ये सिलेबेटिकल नहीं है, मुख्य जो सिलेबस में है वो चीज़ें आगे है, लेकिन हम थोड़ा इनके बारे में बताते हुए चल रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए। तो पहला हमने कल बिंदु आपको बताया था नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। एक बार और ध्यान दें, संज्ञा के बारे में इतना कहा था जो हमें संसार में दिखाई देता है। हालांकि ये कक्षा 2 से हम परिभाषा, आज कक्षा 1 से ही माने आप नाउन की डेफिनेशन, लेकिन जब 10th क्लास में बालक है या 10th क्लास का जो बच्चा है वो ये व्यावहारिक रूप से जाने कि नाउन है क्या। ऐसे नहीं कि हमें परिभाषा आती है लेकिन आपके सामने जब वर्ड आता है तो वर्ड को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये शब्द क्या है। भाई हम ये देखते हैं कि शब्द लिखा हुआ है वाटर, इसके आगे एक तो ऐसे लिखा हुआ है और एक शब्द है हमारे पास ये वाटर, इसके आगे लगा हुआ है। तो शब्द एक है वाटर, लेकिन आगे कोष्टक में जो इनके संकेत दिए हुए हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो इनका मतलब ये है कि जो वी संकेत है इसका मतलब तो है कि ये वर्ब वर्ड है, क्रिया शब्द। यहाँ पर किसी भी हम बुक में पढ़ रहे हैं, किसी लेसन के अंदर हमको वाटर शब्द आया और सेंटेंस में जब वाटर को वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है, या सेकंड उसने दिया है कि एन, तो नाउन, नाउन एन फॉर नाउन है। तो अब इन दोनों का भाई स्पेलिंग जब एक जैसी है तो इनमें अंतर कैसे हो गया। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब हम वाटर को वर्ब के रूप में पढ़ेंगे तो इसका मतलब तो होगा पानी देना। जैसे सेंटेंस है हमारे पास, आई वाटर द प्लांट्स, आई वाटर द प्लांट्स। और दूसरा सेंटेंस है वी कांट लिव विदाउट वाटर। दोनों ही वाक्यों में वाटर शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों के नीचे अगर अंडरलाइन कर दी जाए
तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी सेंटेंसेस, इन दोनों वाक्यों में दीज वर्ड इन टू सेंटेंसेस वर्ड वाटर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट पोजीशन, यानी दोनों ही वाक्यों के अंदर जो वाटर शब्द है उसे भिन्न भिन्न स्थितियों में उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम देखें कि वाटर शब्द तो वही है, लेकिन एक जगह क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, एक जगह क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो नाउन में जो होगा अर्थ वो होगा केवल पानी, और जब वर्ब के रूप में होगा तो क्या होगा, पानी देना। तो कैसे करेंगे अपन इसको, इसका अर्थ तो ये कि आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता हूँ। तो वाटर का जो प्रयोग है यहाँ वर्ब के रूप में है, तो वर्ब के रूप में है वाटर का मतलब पानी देना, और नाउन के रूप में सिर्फ पानी या जल। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे और भी सेंटेंस है, ऐसे लिख दिया वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ। इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर दिया उसने, इसमें रिकॉग्नाइज करना है एन ए के बी है, ये नाउन है वर्ब है, वाटर इज़ लाइफ। तो आपको ध्यान देना है कि वर्ब वर्ड कभी वर्ब वर्ड या वर्ब के रूप में सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट आएगा तो कोई भी फॉर्म है वो नाउन के रूप में है। माना कि कई बार हम वर्ब में आईएनजी लगा के जीरंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो जीरंड फॉर्म भी वहाँ नाउन का रूप होता है। लेकिन यहाँ पर देखें वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है, तो यहाँ पर हम पानी देना या जल देना ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल हम जल बोल रहे हैं, पानी ही जीवन है। तो ये बात समझनी है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हम मुख्य बात पर आ जाएं, और मुख्य बात हमारी ये थी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमारा जो सिलेबस का कोई मैटर विशेष नहीं है, हमको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करवाया जाता है। ये 9th क्लास में है, फिर 11th में आता है, 10th में ऐसा कोई ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं है, और 9th 11th में बिल्कुल एक वर्ड एनालिसिस होता है। वर्ड की निश्चित पहचान विद्यार्थी से पूछी जाती है कि वो वर्ड के बारे में विशेष जानता है कि नहीं जानता है। बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। तो देखिए, नाउन को मैंने बताया आपको कि भाई जो कुछ हमें संसार में दिखाई दे रहा है वो हर चीज़ क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इतना हमें जान लेना है। नेक्स्ट जो नंबर 2 हमने बताया था वो है प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में बताया, सर्वनाम क्या है, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, या जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, संज्ञा के बराबर जो अपनी अहमियत रखते हैं, वो प्रोनाउन वर्ड होते हैं। हालांकि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको कोई प्रोनाउन का काइंड्स नहीं पूछा जाता, प्रकार नहीं पूछे जाते, और ना ही केवल हमसे मेनली जो पर्सनल प्रोनाउन है या लिस्ट ऑफ प्रोनाउन है 2, 3, 4 प्रकार के हैं, वो हमको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी और वो जानना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कल। फिर नंबर 3 है वर्ब। वर्ब जो है, वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि वर्ब जो है, वर्ब इज़ द सोल ऑफ ए सेंटेंस, की क्रिया वाक्य की आत्मा होती है। यदि शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी तरीके से क्रिया के बिना वाक्य कोई मतलब का नहीं है, कोई सेंसफुल नहीं होता। वो वर्ब के ऊपर ही या वर्ब पर ही एक टेंस चलता है, टेंस का पूरा जो रोल होता है वो वर्ब के साथ होता है। ये हमने फिर इसमें आगे मैं एक बार पुनः बताता हूँ कि वर्ब बहुत ही अहम है। वर्ब के बिना हम वो नहीं निकाल सकते, कोई भी वाक्य का सही अर्थ नहीं निकाल सकते। और हम विशेषकर हिंदी भाषी या हिंदुस्तान में जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश नहीं पढ़ते,
हम बिलिंगुअल भाषा में, बिलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी दोहरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश पढ़ते हैं कि अक्सर बच्चा या 90 या 95% बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं कि पहले हम हिंदी में उस बात को समझते हैं और फिर उसको इंग्लिश में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बाकी होना ये चाहिए कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे हिंदी जो मीडियम है तो उसमें हिंदी सब कुछ तरीके से हमें पढ़नी पड़ती है। तो वर्ब को हम एक निश्चित तवज्जो दें कि वर्ब के 2 रोल होते हैं, एक तो एमबी और एक क्या है एचबी। इन शब्दों को हम पूरे टेंसेस के अंदर चलाते रहेंगे कि मेन वर्ब आएगी, एचबी आएगी, मेन वर्ब आएगी, इसकी ये फॉर्म आएगी, इसमें आईएनजी लगेगी। तो ये सारी बातें, तो वर्ब है ये क्रिया के 2 रूप हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इनमें ये जान लेना है हमको कि मेन वर्ब जो है, पहली बात तो ये अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड का मतलब असीमित शब्द हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, नई नई खोजें होती रहती हैं। और एचबी जो है हेल्पिंग वर्ब है वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब इनकी जो सीमा है या शब्द संख्या है वो निश्चित है, ये बढ़ते नहीं हैं। और इनके बिना एचबी या यूँ माने आप वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं होता, तो वर्ब कोई भी हो सकती है एचबी एमबी में से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एचबी एमबी है तो इसमें पहली बात क्या समझी आपने कि एचबी जो है वो लिमिटेड है, सीमित हैं, और मेन वर्ब जो है वो कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। इसकी जो हिंदी में पहचान मैंने बताई थी कि मुख्य क्रिया का हिंदी में जो अर्थ होता है उसके पीछे ना आता है, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना आना जाना गाना। लेकिन इसमें जो आप पढ़ रहे हैं टेंस में डू डज इज आर एम हैज हैव हैज बीन हैव बीन डिड वाज वर हैड बीन सेल विल शैल बी विल बी सेल हैव विल हैव सेल हैव बीन विल हैव बीन, ऐसे करके ये 22 क्रियाएं होती हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 22 होती है। हालांकि 2 टेंसेज हमारे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया में एस या एमबी सेकंड फॉर्म का यूज होता है, उसको भी अपन एचबी का दर्जा देते हैं। लेकिन हम प्योर एचबी की तरफ चलें, प्योर एचबी हमारी 22 है, हमारी 22 सहायक क्रियाएँ हैं, इनकी सीमा निश्चित है। और इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं प्लस 13 मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स कौन सी, मे माइट कैन कुड विल वुड शैल शुड ऑट टू नीड मस्ट यूज टू डेयर, ये 13 जो वर्ड हैं तो यूँ करके 22 एंड 13 इज इक्वल टू 35 मेन एचबी वर्ड हैं, यानी 35 हेल्पिंग वर्ब वर्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये वर्ब है, और वर्ब में सबसे ज़्यादा हमें मुख्य क्रिया शब्दों का, क्योंकि ये 35 शब्द तो हर सेंटेंस में हेर फेर कर आते रहते हैं, लेकिन मुख्य क्रियाएं ये हमको अधिकाधिक याद करनी चाहिए। और इसके आगे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। मैंने चौथा पॉइंट भी कल शुरू किया था जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और प्रपोजिशन में मैंने ये बताया था कि इनको स्थिति बोधक कहते हैं, स्थिति बोधक के नाम से जानते हैं। और स्थिति बोधक का मतलब है कि जिन शब्दों को, स्थिति बोधक का मतलब क्या है, जिन शब्दों को किसी संज्ञा से या सर्वनाम से पहले प्रयोग करके संज्ञा की स्थिति को जो दर्शाते हैं, या जिन शब्दों को किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और वो उस संज्ञा सर्वनाम की स्थिति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रोपोजिशन जैसे कि ऑन, एट, इन, अपॉन, इनटू, सिंस, फॉर, ओवर, एबव, विद, बाय, विदाउट, इन फ्रंट ऑफ, अक्रॉस, अलोंग, बिसाइड, बिहाइंड, बिसाइड्स,
नियर, अबाउट, टुवार्ड्स, ऐसे करके शब्दों की संख्या लगभग 50-60 शब्द हमारे प्रपोजिशन के हैं। लेकिन 10th क्लास में प्रपोजिशन करके कोई हमसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है, क्वेश्चन प्रपोजिशन नहीं आते हैं। लेकिन एक लैंग्वेज फॉर्मेशन में प्रपोजिशन का अहम योगदान है। लैंग्वेज फॉर्मेशन यानी भाषा निर्माण में कि हमसे कैसे लिखना आना चाहिए, अंग्रेजी को सही कैसे लिखें, तो हमको ये पता होना चाहिए कौन का प्रयोग कब करते हैं, सेंस का कब करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो प्रपोजिशन भी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो इनका मैं केवल सुपरफिशियल बेसिक ओरली आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो वो समझने की कोशिश करें कि ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, ये वाक्य में आते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब कोई भी वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब है, वर्ब तो होगी, ये वर्ब के बिना तो वाक्य संभव नहीं है। प्रपोजिशन अक्सर यूज होता है। इससे आगे जो हमने कल नहीं पढ़ा था, 5वां बिंदु हम लेते हैं। तो 5वां बिंदु जो है हमारा, 5वां जो बिंदु है वो एडजेक्टिव है। 5वां बिंदु क्या है, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, विशेषण है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नंबर 5, नंबर 5 है एडजेक्टिव, जिसको अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, जैसे है अब हिंदी में सामान्य रूप से बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। अब हम संज्ञा सर्वनाम को पढ़ चुके हैं कि भाई संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। अब इनकी हम कैसे विशेषता बतलाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसका शब्द पर गौर करना है कि कैसे विशेषता बतलाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2 ही शब्दों की विशेषता बतलाता है विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो अंग्रेजी में उसको ऐसे बोलते हैं, वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ड्स शब्द, विच मीन्स जो, क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब यहाँ विशेषता बतलाना। वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन्स एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई। परिभाषा में ये बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एज गुड, बिग, tall, small, beautiful, ugly, और भी विशेषण शब्द बन जाते हैं। नाउन विशेषण होता है। नाउन विशेषण कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊं, और ये जनरली वे में एटसेट्रा कर दें यहाँ ETC, ठीक है ना। तो जैसे ये शब्द हैं, तो ये सब क्या करेंगे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई का मतलब उसकी विशेषता बतलाते हैं। और विशेषता में जैसे सेंटेंस है आपका कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो गुड जो शब्द है इसका मतलब क्या है, जिसने किसकी विशेषता बताई, राम की। राम कौन है, एक लड़का है, और उसकी विशेषता क्या है, अच्छा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, बैड भी लिख सकते थे। ये है
आई सॉ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सेंटेंस है आई सॉ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मैंने एक सुंदर इमारत को देखा। तो यहाँ पर इस बिल्डिंग जो है ये नाउन वर्ड है, ये नाउन वर्ड है, इसको क्वालिफाई किसने किया? इस एडजेक्टिव ने किया, ब्यूटीफुल ने। इधर ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो इस तरीके से वर्ब और नाउन भी, यानी क्रिया और नाउन शब्द भी क्या करते हैं? विशेषण की भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? आई फाउंड माई लॉस्ट रिंग। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? आई फाउंड माई लॉस्ट रिंग, मुझे मेरी खोई हुई अंगूठी मिल गई। आई फाउंड, मुझे मिल गई। क्या मिल गई? लॉस्ट रिंग। तो क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो विशेषण का रोल करती है अगर उसे किसी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो लॉस्ट रिंग, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये यहाँ पर नाउन वर्ड है। इसके अलावा संज्ञा भी विशेषण की संज्ञा है, वो भी एक विशेषण की भूमिका अदा कर देती है कई बार। वो कैसे कर देती है? जैसे देखिए, शी बॉट ए गोल्ड लॉकेट। शी बॉट, उसने खरीदा ये गोल्ड लॉकेट, उसने एक सोने का। इस लॉकेट की जो विशेषता है कि लॉकेट किसका था? सोने का। सोना क्या है? नाउन है। सोना अपने आप में नाउन वर्ड है और नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव है कि विशेष एडजेक्टिव जो है विशेषण शब्द है, वो हमारे एक संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। दूसरी बात यह है कि विशेषण के लगभग 9-10 प्रकार हैं। वो क्वालिटी में आते हैं, क्वांटिटी में आते हैं, नंबर्स में आते हैं, कई अन्य प्रकार हैं। तो ऐसे करके जो हमारे विशेषकर सिलेबस में पूछे नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त विवरण एडजेक्टिव के बारे में बतलाया गया है कि एडजेक्टिव है क्या। तो हमें सबसे पहले ये कि वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जो जनरल वर्ड मैंने आपके सामने लिखे ये है। फिर आपका नेक्स्ट एडजेक्टिव के अलावा जो है हमारे एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स अर्थात क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो हैं उनकी भूमिका क्या है, उन्हें हम कैसे जानें? क्या होते हैं एडवर्ब्स? एडवर्ब्स बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो नंबर 6 जो है, नंबर 6 उन्हें एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का हिंदी में अर्थ जो है वो क्रिया विशेषण है। एडवर्ब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। अब बात आती है कि हमने विशेषण पढ़ लिया, क्रिया भी पढ़ ली, लेकिन ऐसा भी एक शब्द है जो क्रिया विशेषण उसका नाम ही बनता है। उसका नाम क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये इसका रोल क्या है एडवर्ब का? और हम बहुत सारे शब्दों को ऐसे बोल देते हैं वो संयुक्त रूप में होते हैं, जबकि ये एडवर्बियल्स हैं। एडवर्बियल्स हैं। तो एडवर्ब का मतलब होता है कि जो शब्द क्रिया कॉमा विशेषण एवं स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। तो क्रिया विशेषण 3 चीज़ों की विशेषता बतलाता है। कितनी चीज़ों की विशेषता बतलाता है? 3 की। क्रिया की विशेषता बतलाता है, विशेषण की विशेषता बतलाता है, और कभी कभी क्रिया विशेषण की भी विशेषता, अपने आप की विशेषता बतला देता है क्रिया विशेषण। तो इसकी जो हम डेफिनेशन इंग्लिश में बोलेंगे तो वो इस प्रकार होगी, वर्ड्स विच क्वालिफाई, शब्द जो विशेषता बतलाते हैं
वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब। शब्द जो क्रिया कॉमा विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब, adjective and adverbs are called adverb। वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। तो बात निकल के वही आई कि जो शब्द क्रिया कॉमा विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब वर्ड जैसे कि हम सामान्य रूप से बोलते हैं समटाइम्स, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कभी कभी, जनरली सामान्यतः, नाउ, देन, sometimes, generally, today, yesterday, recently, when, while, occasionally। और सीधी सी बात यह है कि एडवर्ब से तो फॉर्मेशन होते हैं, यानी क्रिया विशेषण शब्द बना लिए जाते हैं। कैसे? जैसे हम मोस्ट बोल रहे हैं, मोस्टली। अक्सर एलवाई जो वाले शब्द होते हैं, जैसे रियली, रियल से क्या बन गया? शब्द था हमारे पास रियल, वास्तविक, लेकिन हम वास्तविक रूप में बोल देते हैं तो रियली बोल देते हैं उसको, हैं। शब्द है रोजाना, डेली, हैं। अब बात समझनी है हमको कि ये क्रिया की विशेषता कैसे बतलाते हैं। क्रिया की कैसे विशेषता बतलाते हैं तो देखिए, राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट। तो राम क्रिया क्या है? दौड़ना। अब इसकी विशेषता क्या होगी कि राम तेज़ दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता कैसी है उसकी? तेज़। तो यहाँ पर रन जो है वर्ब वर्ड है और ये फास्ट जो है वो क्या है? वर्ड एडवर्ब है। तेज़ दौड़ना क्रिया को प्रभावित कर रहा है कि राम को प्रभावित कर रहा है? तेज़ दौड़ना क्रिया को प्रभावित कर रहा है। जो शब्द जिसको प्रभावित करता है वो उसकी विशेषता हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है हमारा फास्ट है, एडवर्ब है। दूसरा देखिए, राम गोज टू स्कूल डेली। आपसे डेली शब्द है कि राम विद्यालय जाता है, लेकिन कब जाता है? तो यहाँ पर विद्यालय जाने का जो काम है उसका डेली है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? यहाँ पर ये वर्ब है और ये क्या है? एडवर्ब है। जितने भी हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम टेंस पहचानने के लिए लिखाते हैं, टेंस पहचानने के लिए लिखाते हैं ना शब्दों को, कि
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया कब लगाते हैं, तो उसमें हमने शब्दों की लिस्ट बना रखी है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन शब्दों के आने पर हम ये आते हैं, तो वो सब एडवर्बियल्स हैं, वे एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब का जो रोल है वो क्रिया या विशेषण की विशेषता बतलाने के लिए होता है, विशेषकर क्रिया को प्रभावित करता है, और शेष जो है वाक्यों की हम स्थितियाँ देखते हैं उसके अनुसार है। नंबर हमारा 6 के अलावा 7th है हमारा कौन सा है, कंजक्शन। ठीक है ना, ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है आज हम इसको क्लियर करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो सही प्रकार हैं वो शुरू हो जाएंगे, और मुख्य हमारा सिलेबस का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये छोटी बातें हैं, हमें क्लियर होनी चाहिए, कम से कम इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 7, जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। ठीक है ना, ये जंक्शन शब्द से ही बना। जंक्शन है, स्टेशन होते हैं, स्टेशन पर लिखा रहता है जंक्शन, तो यहाँ 2 दिशाओं से अधिक दिशा से जो लाइन होती हैं वो जंक्शन नाम रख दिया जाता है उसका। लेकिन यहाँ कौन जंक्शन है, कौन जंक्शन का मतलब यहाँ संयोजन है, और संयोजन अर्थात संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला होता है, वो कौन होता है, संयोजक होता है, उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। कंजंक्शन से हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 जितने भी सेंटेंस उनको जोड़ करके हम काफ़ी उनको लेंथी कर देते हैं, सेंटेंस एक बड़ा बन जाता है। विशेषकर कंजंक्शन से संयोजक जो हैं उनसे हमें 2 तरह के वाक्य और बनाने पड़ते हैं, कि हिंदी भाषा में हम संयुक्त और मिश्रित वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। मिश्रित को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, मिश्रित वाक्य का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन बनाता है, कंजंक्शन। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, उनको भी कौन बनाता है, कंजंक्शन। लेकिन कंजंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो मिश्रित वाक्य बनाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो संयुक्त वाक्य बनाता है। संयुक्त वाक्य बनाने वाला कौन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। लेकिन हमको वाक्य नहीं है, क्लॉज में थोड़ा बहुत है इसमें, जो मिश्रित वाक्य हैं आपके क्लॉज में, तब हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कंजंक्शन का एक सामान्य स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं, वो आप थोड़ा सा समझें। तो कंजंक्शन का मतलब क्या है कि वर्ड्स विच जॉइन 2 and more than 2 sentences, वर्ड्स विच जॉइन, शब्द जो जोड़ते हैं, जॉइन मीन्स जोड़ते हैं, 2 sentences एंड समटाइम्स मोर देन 2 सेंटेंस, और कभी कभी 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कंजंक्शंस कहलाते हैं। यानी वाक्यों को 2 वाक्यों को या कई बार 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, संयोजक। ठीक है ना। तो डेफिनेशन के रूप में अपन यहाँ लिख सकते हैं, वर्ड्स है और वर्ड्स ग्रुप भी होते हैं इसमें, वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस and sometimes more than 2 sentences are called conjunctions. Words which join 2 sentences, शब्द जो जोड़ते हैं 2 sentences, 2 वाक्यों को, एंड समटाइम्स और कभी कभी मोर देन 2 sentences,
दो से अधिक वाक्यों को आर कॉल्ड कंजक्शंस, वो क्या कहलाते हैं? संयोजक कहलाते हैं। जैसे कि आपने एंड, बट, यट, बोथ एंड, सो दैट, टू, नॉट ओनली, what also, either or, neither nor, ये मुख्य आपके कंजक्शन लिखे, ठीक है ना। जैसे राम इज फीलिंग एंड मोहन इज रीडिंग। राम इज फीलिंग एंड मोहन इज रीडिंग, ये दो सेंटेंस हैं और किस कंजक्शन ने इनको जोड़ रखा है? एंड ने जोड़ रखा है। हम ऐसे बोलते हैं राम खेल रहा है, मोहन पढ़ रहा है, और लगा के। अन्य सेंटेंस देखें, नॉट ओनली माई पेरेंट्स but also, not only my parents but also my teachers support me in study। तो यहाँ पर हमने एंड का इस्तेमाल किया, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया है, दो वाक्यों को जोड़ा है। तो नॉट ओनली माई पेरेंट्स, ना केवल मेरे माता पिता, बट ऑल्सो बल्कि, माई टीचर्स बल्कि मेरे अध्यापक, सपोर्ट मी इन स्टडी मुझे पढ़ाई में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कई बार एनकरेज लिख सकते हैं सपोर्ट वर्ब के स्थान पर। तो इस तरीके से हम कंजक्शन का प्रयोग वाक्य में करते हैं और कंजक्शन से वाक्य को बड़ा बनाना सीखते हैं। तो ये कंजक्शन का रोल होता है। लास्ट जो 8th पॉइंट है, 8वां जो बिंदु है, वो क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मय बोधक। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्मय बोधक। विस्मय का मतलब सामान्य होता है आश्चर्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। अब आश्चर्य जो है हमारे पास सामान्य रूप से कई प्रकार का होता है, लेकिन हमें कम से कम 3 प्रकार का आश्चर्य तो पता ही होना चाहिए। एक सामान्य आश्चर्य होता है जिसमें हम अक्सर बोलते हैं ओह, आह, ओ, आ, ऐसे शब्द बोलते हैं। एक होता है खुशी का आश्चर्य कि हमें इमेजिनेशन भी नहीं होती और वो काम हो जाए अचानक, हमने कभी सोचा भी नहीं और वो काम हो जाए, तो वो क्या है? खुशी का। और वो हम उसको देख करके, उसे सुन करके, उसे हमें करके बड़ी खुशी हो, तो वो भी क्या है? एक खुशी सूचक आश्चर्य है। एक है हमारा दुख सूचक आश्चर्य। कोई भी हमारी दुखद घटना हो जाती है, उन पर हम शो करते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरजेक्शन के विस्मय बोधक शब्द है कौन से कि जिनसे हमें आश्चर्य और एक तरीके से हम अचानक किसी को प्रोत्साहित करते हैं। कोई भी सुनकर के उनसे बहुत ही दुखी हो जाता है, एक अलग हाव भाव बन जाते हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, अभिव्यक्ति बदल जाती है, तो वो कंडीशन है। तो इस प्रकार तो इंटरजेक्शन में जैसे कि ओह, आह, ब्रेवो, हुर्रे, अलास, फाई,
ओ आ और एक शब्द इनसे भी वाट। क्वेश्चन के बाद सेंटेंस के बाद है हाउ। ये भी हमारे इंटरजेक्शन वर्ड ही होते हैं कि ओ आ ब्रेवो शाबाश के रूप में आता है, हुर्रे जो है खुशी के रूप में आता है, अलास जो है दुख को व्यक्त करता है, भाई घृणा को, छी 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 ये क्या हो गया, ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे, तो फाई। व्हाट एंड हाउ कई बार ये कितने कर देता है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया का मतलब क्या है, इट इज़ ए बिग आइडिया, बड़ा विचार है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, ये कंप्लीट हैं, जिनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको दी गई और थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान दें और बहुत ज़रूरी है।